हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो स्टोरी काफ़ी लंबा और काफ़ी मज़ेदार है, तो आप लोग का बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधे स्टोरी को एक्सप्लेन करता हूँ। मूर्खों के साम्राज्य में राजा और मंत्री दोनों मूर्ख थे। वो चीज़ों को दूसरे राजाओं के जैसा नहीं चलाना चाहते थे, इसलिए वो लोग रात को दिन में और दिन को रात में बदलने का डिसाइड करते हैं और वो आदेश दे देते हैं कि हर कोई रात में जागेगा और केवल अंधेरा होने के बाद ही अपना काम को करेगा, और जैसे ही सन ऊपर आएगा तभी सब कोई अपने बेड पे सोने जाएगा, और इस नए नियम का पालन जो नहीं करेगा उसको मौत की सजा मिलेगी। और लोगों ने मौत के डर से वैसा ही किया जैसा कि उन्हें कहा गया। राजा और मंत्री अपनी परियोजना की सफलता पर बहुत ही खुश थे। एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य उसी शहर में आते हैं। वह बहुत ही सुंदर शहर था। सब और दिन की रोशनी थी, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। सभी कोई सोया हुआ था। एक चूहा भी नहीं हिल रहा था। यहाँ तक कि जानवरों को भी दिन में सोने के लिए सिखा दिया गया था। जो कुछ भी उन्होंने अपने आसपास देखा उससे वो दोनों अजनबी हैरान थे और शाम तक शहर में इधर उधर घूमते हैं। तभी अचानक सारा शहर जाग जाता है और अपने रात के काम में लग जाता है। दोनों इंसान बहुत ही भूखे थे और अब जबकि दुकान खुल गई थी वो कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान पे जाते हैं, लेकिन उनके आश्चर्य का सीमा तब नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि हर एक चीज की कीमत एक जैसी थी। केवल एक डुड्डू, चाहे वो थोड़ा सा चावल खरीदे या फिर केलों का एक गुच्छा खरीदे, उसकी कीमत सिर्फ एक डुड्डू था। गुरु और उसका शिष्य काफी खुश थे। उन्होंने कभी ऐसा सुना भी नहीं था। वो जो कुछ भी चाहते वो सारा खाना 1 रुपए में खरीद सकते थे। और फिर जब वो खाना को पका चुके और खा चुके तब फिर गुरु फील करते हैं कि यह मूर्खों का साम्राज्य है और उनका यहाँ पे रुकना उनके लिए एक अच्छा विचार नहीं होगा। फिर गुरु अपने चेले से कहते हैं, चलो हमारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। लेकिन उनका शिष्य उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। यहाँ हर एक चीज सस्ती थी। जो वो चाहता था, एक अच्छा और सस्ता भोजन, उसे वहाँ पे मिल रहा था, इसलिए वह नहीं जाना चाह रहा था। फिर गुरु कहते हैं, वे सारे मूर्ख हैं, यह सब लंबे समय तक नहीं चलेगा और तुम ये नहीं कह सकते हो कि तुम्हारे साथ आगे ये क्या करेंगे। लेकिन शिष्य ने गुरु की एक बात भी नहीं सुनी। वह रुकना चाहता था और फिर गुरु कहते हैं, जो तुम करना चाहो वो करो, मैं जा रहा हूँ। और फिर वो चले जाते हैं। शिष्य वहीं पे रुक जाता है। हर दिन पेट भर के खाता है, केले, घी और चावल, गेहूं, और खा खा कर एक आवारा सांड के जैसा मोटा हो जाता है। उसी शहर में एक चमकदार दिन को एक चोर ने एक अमीर मर्चेंट के घर चोरी करने के लिए दीवार में छेद बनाया और चुपचाप से अंदर घुस गया। और जब वह घर को लूटकर बाहर आ रहा था तब उस पुराने घर की दीवार उसके सिर पर गिर गई और वहीं पे उसकी मौत हो गई। फिर उसका भाई राजा के पास जाता है और शिकायत करता है, महाराज प्रणाम, जब मेरा भाई अपने पुराने काम में लगा हुआ था तब एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और उसे मार दिया, इसलिए वह मर्चेंट दोषी है। उसे एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। आपको गलत काम करने वालों को सजा जरूर देना चाहिए और फैमिली को इस अन्याय के लिए मुआवजा देना चाहिए। फिर राजा कहता है, न्याय किया जाएगा, चिंता मत करो। और फिर तुरंत घर के मालिक को बुलाने का आदेश दिया जाता है। और फिर जब वो मर्चेंट आता है तो राजा उसे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तब फिर मर्चेंट अपना नाम बताता है और फिर राजा पूछता है, क्या तुम घर पर थे जब उस व्यक्ति ने तुम्हारे घर चोरी की थी? यस माय लॉर्ड, वह मेरे दीवार में होल करके घुस गया और दीवार कमजोर थी, इसलिए यह उसके ऊपर गिर गई। फिर आगे राजा कहते हैं, आरोपी ने अपराध को स्वीकार कर लिया है। तुम्हारी दीवार ने इस व्यक्ति के भाई को मारा है। तुमने एक व्यक्ति का खून कर दिया है। हमें तुम्हें दंड देना होगा। तब फिर मर्चेंट कहता है, मैंने दीवार नहीं बनाई थी। यह वास्तव में उस दीवार बनाने वाले की गलती है जिसने इस दीवार को बनाया था। उसने इसे सही से नहीं बनाया। आपको उसे सजा देना चाहिए। तब फिर राजा पूछता है, वह कौन है? माय लॉर्ड, यह दीवार मेरे पिता के समय बनाई गई थी। मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। वह अब एक बूढ़ा इंसान है। वह पास में ही रहता है। फिर राजा ने संदेश वाहकों को उस राजमिस्त्री को लाने के लिए भेज दिया जिसने दीवार बनाई थी, और फिर वो लोग उसके हाथ पैर बांध कर ले आए। फिर राजा पूछते हैं, सुनो तुम, क्या तुमने इस व्यक्ति की दीवार
उसके पिता के समय बनाई थी? तब फिर वो राजमिस्त्री कहता है, यस माय लॉर्ड, मैंने बनाई थी। फिर राजा कहते हैं, तुमने यह किस प्रकार की दीवार बनाई थी? यह एक गरीब इंसान के ऊपर गिर गया और उसको मार दिया और वो मर गया। तुमने उसका खून कर दिया। हमें अब तुम्हें मौत की सजा देनी पड़ेगी। इससे पहले कि राजा उसको मौत का सजा देता, वो बेचारा राजमिस्त्री कहता है, कृपया आदेश देने से पहले मेरी बात तो सुनो। और फिर राजमिस्त्री कहता है, यह सही है कि यह दीवार मैंने बनाई थी और यह बढ़िया नहीं थी, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा मन इस काम में नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक डांसिंग गर्ल जो कि सारा दिन गली में आती जाती रहती और उसकी पायल खनकती रहती, और इसलिए मैं अपनी आंखें और अपना ध्यान उस दीवार बनाने पर नहीं लगा पाया। आपको जरूर उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए। मैं जानता हूँ वह कहाँ रहती है। फिर राजा कहते हैं, तुम सही कहते हो, मामला काफी डीप में जा रहा है। हमें इसकी जांच करनी होगी। ऐसे जटिल मामलों को सुलझाना इतना आसान नहीं है। आओ हम उस डांसिंग गर्ल को बुलाते हैं। वह जहाँ कहीं भी होगी। वह डांसिंग गर्ल अब बूढ़ी हो गई थी और कांपते हुए दरबार में आती है। तब फिर राजा उससे पूछता है कि बहुत साल पहले जब यह बेचारा व्यक्ति दीवार बना रहा था, तब तुम क्या उस गली में आती जाती रही थी? क्या तुमने उसे देखा था? तब फिर डांसिंग गर्ल कहती है, यस माय लॉर्ड, मुझे अच्छी तरह याद है। तब फिर राजा कहते हैं, तो तुम अपनी पायल खनकाती हुई गली में आती जाती रहती थी। तुम जवान थी और तुमने उसका ध्यान भंग किया, इसलिए उसने दीवार खराब बनाई। यह दीवार एक बेचारे चोर पर गिर गया और वह मर गया। तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मारा है, तुम्हें सजा देनी होगी। और फिर वो डांसिंग गर्ल 1 मिनट तक सोचकर बोलती है, रुकिए महाराज, अब मैं जान गई हूँ। मतलब याद आ गया है कि मैं क्यों उस गली में आ जा रही थी। मैंने एक सुनार को मेरे लिए कुछ आभूषण बनाने के लिए कुछ सोना दिया था। वह एक आलसी और धूर्त व्यक्ति था। उसने बहुत सारे बहाने बनाए। कभी कहता कि अब दूंगा, कभी कहता बाद में दूंगा, और सारे दिन वह ऐसा ही करता रहा। उसने मुझे 1 दर्जन बार उसके घर की तरफ आने जाने के लिए मजबूर कर दिया, और यही कारण था जब इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह सब उस सोनार की गलती है। फिर राजा सोचते हैं कि बेचारी, वह तो बिल्कुल सही कह रही है, हमें आखिरकार वास्तविक अपराधी मिल गया। तब फिर राजा आदेश देते हैं, सुनार को लेकर आओ, जहाँ कहीं भी वह छिपा हुआ होगा। राजा के कर्मियों ने सुनार की खोज शुरू कर दी, लेकिन सुनार दुकान के कोने में छुपा हुआ था। लेकिन जब उसने अपने खिलाफ आरोप सुना तो उसके पास सुनाने के लिए अपनी कहानी थी। वो कहता है, माय लॉर्ड, मैं एक गरीब सुनार हूँ। यह बात भी सही है कि मैंने इस डांसिंग गर्ल को कई बार अपने घर आने के लिए मजबूर किया। मैंने उसके सामने बहाने बनाए, क्योंकि मैं इसके आभूषण एक अमीर आदमी के आभूषण बनाने से पहले नहीं बना सकता था। उनके यहाँ शादी होने वाली थी और वो इंतजार नहीं कर सकते थे। अब जानते हैं कि अमीर आदमी कितने उतावले होते हैं। तब फिर राजा कहते हैं, कौन है वो अमीर मर्चेंट जिसने तुम्हें इस बेचारी औरत के आभूषण बनाने से रोके रखा, उसे बार बार आने जाने के लिए मजबूर किया, जिससे इस मिस्त्री का ध्यान भंग हुआ, जिससे उसकी दीवार का सारा काम खराब हो गया, जो अब एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गिर गया और वह मर गया। क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? सुनार ने उस मर्चेंट का नाम लिया, और वो मर्चेंट वही घर के मालिक के अलावा और कोई नहीं था जिसकी दीवार गिरी थी। और फिर अब फिर से आरोप उस मर्चेंट के ऊपर आ गया था। तब फिर उसको कठोरता से दोबारा दरबार में बुलाया जाता है, और फिर वह रोता हुआ आता है और फिर कहता है, यह मैं नहीं था बल्कि मेरे पिताजी थे, जिन्होंने आभूषण बनाने का आदेश दिया था, जो कि अब मर गए हैं। मैं तो निर्दोष हूँ। लेकिन राजा ने अपने मंत्री से सलाह किया और फैसला दिया, और फिर कहते हैं, यह सही है कि तुम्हारे पिता असली कातिल हैं, वह मर गए हैं, लेकिन उसकी जगह पर किसी को तो सजा देना होगा। तुम्हें अपने अपराधी पिता से हर एक चीज विरासत में प्राप्त हुई है, उसकी अमीरी, उसके साथ साथ पाप भी। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, मैं तुरंत समझ गया था कि तुम इस भयानक अपराध की जड़ हो, तुम्हें मरना होगा। और फिर उसको मारने के लिए स्टेक तैयार करने का आदेश दिया गया, और जब नौकरों ने स्टेक तैयार कर लिया, तब फिर अपराधी को स्टेक पर लाया गया। तब फिर मंत्री के दिमाग में विचार आता है कि मर्चेंट इतना पतला था कि उसको सही तरीके से नहीं मारा जा सकता था,
और फिर वो राजा से रिक्वेस्ट करता है और राजा भी इसके बारे में चिंतित था। फिर वह कहता है हमें क्या करना चाहिए। तभी अचानक उसके दिमाग में आता है कि उन्हें एक मोटा आदमी चाहिए जो स्टिक पे सही से फिट आ जाए। फिर नौकरों को जल्दी ही पूरे शहर में ऐसे आदमी को ढूंढने के लिए भेजा गया जो कि स्टिक में सही से आ सके। और उनकी नज़र उसी शिष्य पर पड़ी जिसने महीनों से केले, चावल, गेहूं और घी खाकर खुद को मोटा कर लिया था। और फिर शिष्य चिल्लाता है मैंने क्या गलती की है, मैं निर्दोष हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। फिर नौकर कहते हैं हो सकता है यह सच हो, लेकिन यह शाही आदेश है कि हमें ऐसे मोटे आदमी को ढूंढना है जो कि स्टिक पे सही से आ सके। और फिर उसे उस स्टिक के पास ले जाया गया। तब फिर उसको गुरु के शब्द याद आए, यह मूर्खों का शहर है, तुम नहीं जानते आगे वो क्या करेंगे। जब वह मौत का इंतजार कर रहा था तो उसने अपने हृदय में अपने गुरु से प्रार्थना की और कहा कि वह जहाँ कहीं भी हो उसकी चीख को सुने। और उसने प्रार्थना की। गुरु ने अपने दिव्य दर्शन से सब कुछ देखा। उसके पास मैजिकल पावर थी, वो दूर तक देख सकता था, यहाँ तक कि फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट भी देख सकता था। वह वहाँ पे अपने शिष्य को बचाने के लिए तुरंत ही पहुँच जाता है और जैसे ही वह आता है अपने शिष्य को डांटने लगता है और धीरे से उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। फिर वह राजा के पास जाता है और उसे संबोधित करता है और कहता है वो सबसे बुद्धिमान राजा कौन महान है, गुरु या शिष्य। तब फिर राजा कहता है ऑफ कोर्स गुरु, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछते हो। तब फिर गुरु कहता है पहले मुझे स्टिक पर मारो, मेरे शिष्य को मेरे बाद मारना। और जब शिष्य यह सुनता है तो वह समझ जाता है और वह शोर मचाने लगता है, पहले मुझे मारो, तुम मुझे यहाँ पहले लेकर आए थे, मुझे पहले मौत के घाट उतारो, उसे नहीं। अब गुरु और शिष्य इस बात पर झगड़ने लगते हैं कि पहले कौन मरेगा। इससे राजा परेशान हो जाता है और फिर गुरु से पूछता है तुम क्यों मरना चाहते हो। हमने उसे इसलिए चुना है क्योंकि हमें स्टिक पे मारने के लिए एक मोटे आदमी की जरूरत थी। फिर गुरु रिप्लाई करता है आपको मुझसे ऐसा नहीं पूछना चाहिए, पहले आप मुझे मारो। फिर राजा कहते हैं क्यों, यहाँ कोई रहस्य है क्या, एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते मुझे समझाइए। तब फिर गुरु कहते हैं यदि आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप पहले मुझे मारोगे तो मैं आपको बता दूं। तब फिर राजा उसको प्रॉमिस करते हैं। तब फिर गुरु उसको किनारे में ले जाकर बताते हैं कि क्या तुम जानते हो हम दोनों इसी समय क्यों मरना चाहते हैं। हम पूरे संसार में घूम चुके हैं लेकिन हमें इस तरह का शहर और आप जैसा राजा कभी नहीं मिला। यह स्टिक भगवान का न्याय का स्टिक है, यह नया है, इस पर पहले कोई भी अपराधी नहीं मरा है। उसका इस देश के राजा के रूप में पुनर्जन्म होगा और जो कोई बाद में मरेगा वह फ्यूचर में इस देश का मंत्री होगा। हम अपने सन्यासी जीवन से तंग आ चुके हैं, यह हमारे लिए अच्छा होगा कि हम थोड़े समय के लिए राजा और मंत्री बनने का आनंद ले। माय लॉर्ड, अब आप अपना वादा पूरा करो और हमें मौत के घाट उतार दो, लेकिन पहले मुझे, याद है ना। राजा अब गहरी सोच में डूब जाता है। वह जीवन के अगले चरण में अपने साम्राज्य को किसी अन्य के हाथों नहीं खोना चाहता था। उसे सोचने के लिए समय चाहिए था, इसलिए उसने मारने की तिथि को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया और अपने मंत्री से अकेले में इस बारे में बात की। यह हमारे लिए सही नहीं होगा कि हम अगले जीवन में राज्य को दूसरे के हाथों में सौंप दें। आओ हम खुद को स्टिक पर चढ़ा लेते हैं और फिर हमारा पुनर्जन्म फिर से राजा और मंत्री के रूप में हो जाएगा। पवित्र आदमी झूठ नहीं बोलते। और फिर इतना सुनकर मंत्री सहमत हो जाता है। इसलिए राजा स्टिक पर मारने वालों से कहता है हम आज रात अपराधियों को भेज देंगे। जब पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा उसे पहले मौत के घाट उतार देना और फिर दूसरे व्यक्ति के साथ वैसा ही करना। ये मेरा आदेश है, इसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। फिर उस रात राजा और मंत्री गुप्त रूप से जेल में जाते हैं और गुरु और शिष्य को आजाद कर देते हैं। और फिर राजा और मंत्री अपना वेश गुरु और शिष्य के जैसा बना लेते हैं और फिर जैसा उनके वफादार नौकरों से कहा गया था वे वैसा ही करते हैं। वो उन्हें जल्द ही मार देते हैं, लेकिन जब उन बॉडीज को सुबह में देखा जाता है तब सब लोग पैनिक हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने राजा और मंत्री का डेड बॉडी था। पूरा शहर काफी विचलित था। वे सभी लोग पूरी रात भर शोक मनाते रहे और फिर साम्राज्य के विषय में विचार विमर्श करते हैं। कुछ लोग को अचानक गुरु और शिष्य के बारे में सोचते हैं और फिर जब वो चुपचाप शहर को छोड़ने वाले थे तभी वे लोग उन्हें पकड़ लेते हैं
और कहते हैं हम लोगों को एक राजा और मंत्री की जरूरत है। इसलिए उन्होंने गुरु और शिष्य से उनके राजा और मंत्री बनने की प्रार्थना की। शिष्य को मनाने में ज्यादा बहस नहीं करनी पड़ी, लेकिन गुरु को मनाने में थोड़ा ज्यादा देर लग गई और फिर वो आखिरकार मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री के साम्राज्य पर शासन करने के लिए एक शर्त पर सहमत हो गए कि वे सारे पुराने कानूनों को बदल सकते थे। तब से रात फिर से रात हो गई और दिन फिर से दिन हो गया और अब आपको वहाँ पे एक डुड्डू में कुछ नहीं मिल सकता था। अब वहाँ भी दूसरी जगह के जैसा ही हो गया। तो बस यहीं पे आप लोग का ये स्टोरी खत्म होता है। आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं आप लोग से मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।